हाँ भाई, नमस्कार। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूँ मैं बीएससी प्रो क्लासेज में। और फटाफट सारे बच्चे कनेक्ट हो जाइए लाइव क्लास के लिए भैया। सभी के कमेंट एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ। रोहित कुमार गुड इवनिंग, हेमंत राम यादव, हेमंत सभी को गुड इवनिंग भैया। फटाफट सारे बच्चे कनेक्ट हो जाइए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। आगे सारे बच्चे। हाँ भाई। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अपना रिलेशन का रोल दिखाया था आपको, और उस रिलेशन में हमने क्या पढ़ा स्पेशली, हम बात कर रहे थे इक्विवेलेंस क्लास की। किसकी बात कर रहे थे? इक्विवेलेंस क्लास, तुल्यता वर्ग। अब मैं एक बात बताऊं आपको, हकीकत हकीकत क्या है कि आपकी जो यूनिट नंबर फर्स्ट है ना, मेरी बात को सुना ध्यान से, आपकी जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, अगर मैं यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करूं तो आपका इसमें क्या क्या टॉपिक अभी तक मैं आपको करवा चुका हूं। देखो, मैंने आपको सबसे पहले सेट पढ़ाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, इसके बिना कुछ भी नहीं होगा। सेट पढ़ा, सेट के बाद में मैंने आपको रिलेशन पढ़ाया। रिलेशन के अंदर जो मुझे लगा कि भाई ये आएगा एग्जाम के अंदर, ये पढ़ाना चाहिए, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। ये बात क्लियर। रिलेशन के बाद आपने देखा कि हमने इसमें देखा इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। इक्विवेलेंस क्लास के बारे में हमने बात करी, तुल्यता वर्ग के बारे में बात करी, कल हमने बात करी इसके बारे में। आज हम एक थ्योरम करेंगे इसके ऊपर, बहुत ही ज़बरदस्त शानदार थ्योरम है। अगर इक्विवेलेंस क्लास का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें से मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, मतलब यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो मैं आपको करवाने वाला हूँ। इसमें एक और है, अगर आपको पता हो तो, मैंने बुक में देखा था और आपके सिलेबस में भी है वो टॉपिक। हाँ भाई लक्ष्मण, नमस्कार भाई, नमस्कार। लक्ष्मण कह रहे हैं हाय गुरुजी। हाय भाई साहब। सीमा, कपिल गुड इवनिंग। हाँ, वो टॉपिक क्या था आपका? एक और टॉपिक सिलेबस में दिख रखा है मेरे को, ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे लगता नहीं वहां से सवाल आएगा भी, क्योंकि अगर वहां पे रिलेशन ऐड कर दिया ना तो समझ लेना इतने बड़े पूरे चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आएगा तो इनसे क्वेश्चन आने के कोई चांस नहीं है। रिलेशन से आपका सवाल 100% आने के चांस है, मतलब यहाँ पे रिलेशन से एक सवाल आएगा, मतलब आएगा 100% है ये। लेकिन अब ये बाकी के जो, जैसे मान लो सेट हो गया, इक्विवेलेंस क्लास हो गई, बाकी की जैसे अब ये क्या टॉपिक है ये मेरे पास में, आंशिक क्रम संबंध, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ये टॉपिक एक दूसरे से सारे कनेक्ट टॉपिक हैं, ठीक है। तो देखो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, ये टॉपिक मैंने देखा आपके सिलेबस में ऐड है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। केवल एग्जाम में अगर इसका आएगा मैटर तो केवल इसकी डेफिनेशन आ सकती है। और बच्चे कह रहे हैं गुरुजी डेफिनेशन कैसे आ सकती है, सवाल क्यों नहीं आ सकता? अगर सवाल आएगा ना तो बताओ आप कैसे करोगे, आंख बंद करोगे और ऐसे करोगे सवाल, ऐसे। क्योंकि मैंने आपको रिलेशन इस तरीके से पढ़ाया है, इस कदर पढ़ाया है कि ये आपको दिक्कत नहीं करेगा। अब इसकी डेफिनेशन में बताऊंगा ना तो बच्चे अच्छा गुरुजी ये थी कि इसकी डेफिनेशन, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के बारे में आज मैं बता दूंगा, इससे अगर कोई सवाल आएगा तो मैं करवा दूंगा, आज ही करवाऊंगा सब कुछ, आज के इस लेक्चर में सब कुछ होगा। और इक्विवेलेंस क्लास की एक थ्योरम और होगी, उसके बाद में हमारा सेट रिलेशन इक्विवेलेंस पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। कहने का मतलब है कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपनी यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करूं तो यूनिट नंबर फर्स्ट में ये शुरुआत के टॉपिक है मात्र। अगर आप देखोगे तो शुरुआत के 2-3 टॉपिक है, रिलेशन ऑन सेट और इक्विवेलेंस क्लास पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, शुरू के 2-3 टॉपिक है। लेकिन हमारी पहली यूनिट का लगभग 30 से 40%, लगभग 30% मतलब पोर्शन जो है वो कवर करवाते हैं, कवर करते हैं ये टोटल आपकी टॉपिक। क्योंकि रिलेशन ऐसा टॉपिक है, आप खुद सोचो कि मैंने उसके ऊपर आपको 17 लेक्चर प्रोवाइड करवा दिए, 17 लेक्चर। कितने? आज ये 17वां लेक्चर है मेरे हिसाब से।
17वां लेक्चर हमने प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है। हाँ, माया कह रही सर आज फिजिक्स की क्लास नहीं हो पाई थी, वो कल आपने जो टॉपिक पढ़े थे उनको रिवाइज करवाने के लिए सर ने बोला कि भाई आज बच्चों को रिवाइज करने दो, इसलिए सर ने आज क्लास नहीं ली आपकी। कल आपकी उसी टाइम पे प्रॉपर क्लास होगी जिस टाइम पे आपकी होती है। और मान लो अभी मैथ की क्लास के बाद में अगर फिजिक्स की क्लास होगी तो नीतीश कुमार मीणा कह रहे सर जी कॉलेज वाले सर बोल रहे कि सिलेबस पूरा नहीं करवाएंगे, ये मतलब किसके बारे में बात करें, मेरे बारे में? आप एक बार कॉलेज वाले सर से ये पूछना कि गुरुजी आप पूरा करा दोगे क्या सिलेबस? आपसे जिस सर ने बोला एक बार उनसे पूछना कि गुरुजी ये जो करवाएंगे ना सिलेबस, इनसे आधा सिलेबस भी आप करवा दो तो मैं स्टाम्प पे लिख दूं अभी। मैं यार वही बात है, डेली डेली आप है ना ये इस टॉपिक पे बात करते ही हो। फर्स्ट ईयर के बच्चे हो ना, आप नादान बच्चे हो, कोई भी आपको भटका सकता है इस टाइम पे। अगर आपसे कोई बोलेगा ना कि भाई अरे ये क्या पढ़ा रहा है, ये तो पागल बना रहा है तुमको, ये तो पागल बना रहा है, इससे पढ़ोगे ना तुम फेल हो जाओगे, तो तुम मान भी लोगे इस बात को, तुम मान भी लोगे। लेकिन भाई साहब ना मेरे द्वारा कही बात मानो या किसी द्वारा कही बात मानो, बुक उठाइए, आपके जो टॉपिक हैं मैंने जो करवाए हैं आप उनके ऊपर देखिए एक बार कि मैंने किस लेवल से आपको टॉपिकों को समझाया है। आ रही है बात समझ में? इस बात का भी ध्यान रखना, किसी के कहने पर क्यों विश्वास करते हो और मेरे कहने पर भी विश्वास क्यों कर रहे हो? भाई मैं तो कुछ भी कह दूंगा मेरे बारे में, मैंने जो कंटेंट करवाए वो बोलता है भाई, कंटेंट जो होगा वो बोलेगा। सर आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करवाएं। नीतीश कुमार मीना एक बात बताओ, मैंने आपसे बोल रखा है कि आप पे पूरा सिलेबस पढ़ो, मैंने बोल रखा है आपको? नहीं बोल रखा ना? भाई आपकी इच्छा है, मैं पूरा करवा रहा हूँ टॉपिक, आपको जो अच्छा लगता है मैं बता रहा हूँ पर्सनली कि भाई जो संबंध है, रिलेशन है, इसमें से 100% सवाल आएगा। अब मैंने कह दिया कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अगर कोई सवाल बनेगा इसके 100% चांस है कि यहाँ से सवाल बनेगा ही बनेगा, तो इसको मत पढ़ो, इसको मत पढ़ो, क्या समस्या आ रही है? कौन करे आपसे इनको पढ़ने के लिए? इसलिए आपके पास में ऑप्शन, भाई मैं पूरा करवाऊंगा, आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप कौन सा टॉपिक कहां से सेलेक्ट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पढ़ लो, समस्या कहां आ रही है। और आप सभी के लिए ये हो गया ना मैटर, मैंने बता दिया कि भाई क्या कहानी है, कौन सा किससे रिलेशन है। और आज का ये टॉपिक खत्म होने के बाद कल हम एक नया टॉपिक चालू करेंगे हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर। और मैं यूनिट नंबर फर्स्ट में से कोई सा भी टॉपिक चालू करूं जो इजी पड़ेगा, जो सिंपल पड़ेगा, मैं एक बात आपको स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं, अगर जिस बच्चे ने रिलेशन पे कवर कर लिया ना भाई, संबंध पे कमांड करी, इसको कवर किया, ये मान के चलो कि पूरी डिस्क्रिट में उसको दिक्कत नहीं आएगी। अब ये मैं लिख के दे सकता हूं, इससे हार्ड टॉपिक आपको दिखेगा ही नहीं पूरी डिस्क्रिट में, ये मैं लिख के दे सकता हूं। इसमें आपको दिमाग, आपका पूरा ध्यान एक जगह केंद्रित होगा, तो एक वर्ड से आगे वर्ड तक पहुंच सकते हैं अपन। इस बात का ध्यान रखना, रिलेशन में चीजों को समझना और लिखना दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। समझ में आ जाएगा सब कुछ लेकिन लिख नहीं पाओगे, वही तो हार्ड चीज है इसके अंदर। अब कल मैं टॉपिक चालू करूंगा ना, अब कल टॉपिक चालू होने के बाद में डेली टॉपिक चालू होंगे, डेली खत्म होंगे, डेली चालू होंगे, डेली खत्म होंगे। अब मैं आपको बताऊं सही बात, हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट में काफी सारे टॉपिक हैं, तो अब आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट में जैसे आप क्लिक करते हो तो अभी तो आपको क्या है कि पूरे के पूरे लेक्चर वगैरह सब कुछ सेपरेट दिख जाते हैं, लेकिन अब एक दो दिन के बाद में आपको क्या दिखेगा, जैसे ही हमारा एप्लीकेशन ओपन करोगे आप यूनिट नंबर फर्स्ट जो हमारा फोल्डर है उस फोल्डर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा ऊपर ऊपर सेट एंड रिलेशन। तो जो भी बच्चे हैं केवल और केवल सेट और रिलेशन पढ़ना चाहते हैं तो सेट और रिलेशन के जितने भी टॉपिक हैं सारे उसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद हम जैसे मैं नया टॉपिक चालू करूंगा तो उस टॉपिक के नाम से आपको एक अलग फोल्डर दिख जाएगा। इस तरीके से जो भी मेजर मेजर टॉपिक आपके हैं आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट में पर्सनली मैं पार्टीशन डिवाइड कर दूंगा, क्या कर दूंगा, उसके पार्ट बना दूंगा, ताकि बच्चे को दिक्कत ना आए कि कहाँ तो सेट खत्म है, कहाँ रिलेशन चालू है, कहाँ कौन सा टॉपिक है। जो उसको पढ़ना होगा नीतीश की तरह जो उनके सर ने बताया कॉलेज के अंदर वैसा आप पढ़ना चाहते हो पढ़ो आराम से, आपके जो सर कहते हैं वो अच्छा कहते हैं आपसे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको लगता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है आप वहां से पढ़ लेना, ये मेरी तरफ से मैंने बेस्ट सोचा है आपके लिए, आप देख लेना अपने हिसाब से।
ठीक है। लक्ष्मण कह रहे हैं सर कौन कौन सी बुक खरीदो मैथ की। देखो लक्ष्मण, बात ऐसी है, बुक तो लिया होगे आप, लेकिन बुक को वापस ला के रख ही दोगे, फालतू पैसे काटने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब यार सीधी बात बताऊं आपको, बच्चे जब कोर्स को परचेज करते हैं ना, तो कोर्स को परचेज करते टाइम क्या बोलते हैं, गुरुजी पैसे कम कर दो। भाई 1,000 रुपये का कोर्स है अपना, अब आप बुक लेके आओ एक बार मार्केट से, आपको 1,000 रुपये की बुक मिलेगी मैथ मैथ की, ज्यादा की होगी शायद। अगर आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर की बुक लेके आओगे ना, 2-3 बुक आपको मिलेगी, आप नए एडिशन के साथ लेना, आपको 1,000 रुपये की तो बुक देगा वो, जिसमें केवल कंटेंट लिखा हुआ है। समझाएगा कौन, हम समझा रहे हैं उस चीज। और अगर आप मार्केट से नोट्स लेके आओगे ना फर्स्ट ईयर के, कहीं से डिस्क्रिट मैथमेटिक्स के, बोलेगा भाई साहब 300 रुपये लगेंगे नोट्स नोट्स के। केवल नोट्स की बात कर रहा हूं, समझाने की बात नहीं कर रहा मैं। बात क्लियर। और आपको जो बता रहा है, ज्ञान दे रहा है अगल बगल से, कोई टीचर, कोई स्टूडेंट, कोई आपके बड़े भाई बहन, जो मेरी राय में रहेगा वो टोटली बेनिफिट में रहेगा। और जो अपना ज्ञान लगाएगा और बाहरी जो भी आपको बता रहे हैं आपके बड़े भाई बहन हैं, वो केवल आपसे एक छोटा सा ज्ञान देंगे, अरे कुछ नहीं है बीएससी के अंदर, केवल लास्ट ईयर के क्वेश्चन पढ़ जाना, पास हो जाएगा तू तो। अगर आप उनमें से हो ना, कोई समस्या नहीं, आराम से पढ़ो भैया, क्योंकि मेरा काम पढ़ाने का, आपका काम पढ़ने का है, सीधी सी बात है। राम यादव, मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं है, ये टॉपिक मेरे पास में है, वीडियो को पीछे करके देख लेना आराम से, ये टॉपिक है और इनको हम कवर करेंगे। और आज की क्लास में हम इक्विवेलेंस क्लास का इक्वेशन और ये अपना छोटा सा टॉपिक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पढ़ने वाले हैं। क्या मेरी बात क्लियर? और ये ऑप्शन बेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा, आप एक बार कमेंट करके बता सकते हो। यूनिट नंबर फर्स्ट में मैं पर्सनली आपके टॉपिक वाइज फोल्डर बना दूंगा, टॉपिक वाइज। ये सेट हो गया, ये अपना ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ताकि बच्चे क्या है कि उसी टॉपिक को पढ़ सके एग्जाम टाइम में। नहीं तो बच्चे को क्या ढूंढने में टाइम लग जाता है कि भाई साहब ये टॉपिक कहाँ है, ये कहाँ मिलेगा, ये कैसे मिलेगा। तो सेमेस्टर वाइज में वो समस्या आपकी मैं सोल्व कर दूंगा। नीतीश कुमार मीणा कह रहे सर आप पढ़ाओ, मतलब मेरी बात चुभ गई आपको ना। ठीक है, कोई बात नहीं है भैया, मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो आपके फायदे के लिए बोलूंगा, बाकी मेरे को कोई समस्या नहीं है। मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, आप कहो सर ऐसा पढ़ाओ, तो वैसा मैं नहीं करूंगा। ठीक है, करें क्लास को स्टार्ट, आ जाओ। अब यहां पे क्वेश्चन लिखवाते हैं आपको, आ जाओ। देखिए भैया, देखो क्वेश्चन नहीं है, ये थ्योरम है, थ्योरम, और एक्सीलेंट थ्योरम है, आपका दिमाग हिला के रख देगी। प्रमेय लिखिए भाई साहब। प्रमेय लिखिए भाई साहब, थ्योरम लिखिए। लिखिए भाई, थ्योरम लिखो। माना आर, माना आर एरिक्त समुच्चय ए पर कोई तुल्यता संबंध है। माना आर एरिक्त समुच्चय ए पर कोई तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। माना आर एरिक्त समुच्चय ए पर कोई तुल्यता संबंध है, तब आपको ये चीज प्रूफ करनी है। तब इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ के साथ लिख लो इसके लैंग्वेज को। लेट कैपिटल आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन let R is a equivalence relation on a non-empty set capital A, then अगर ये स्टेटमेंट आपको दे रखा है तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको सिद्ध क्या करना है।
उसका पहला स्टेटमेंट आपके सामने आ चुका है भाई साहब। पहला स्टेटमेंट लिखिए, प्रत्येक, आराम से नोट करो भैया, प्रत्येक ए बिलोंग टू कैपिटल ए। आपकी क्लास को 1.5 घंटे का लगाने का कारण यही है कि मैं चाहता हूं कि मैं आराम से पढ़ाऊं, बिल्कुल धीरे धीरे। टाइम ज्यादा लग जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ए बिलोंग टू हमारे पास में ये आ गया, ए बिलोंग टू मेरे पास में ये दे रखा है आपको कि प्रत्येक ए बिलोंग टू ए के लिए हमारा ए जो एलिमेंट है वो कहां बिलोंग करेगा, इसके अंदर। अब ये क्या करना है, ये आपको प्रूफ करना है। ये पहली चीज है जो आपको प्रूफ करके बतानी है इसके अंदर, ठीक है। यहां पे आप लिख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी साथ ही साथ में, ए बिलोंग टू, और ये मेरे पास में क्या है अपना इक्विवेलेंस क्लास, फॉर ईच ए बिलोंग टू कैपिटल ए। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पे अपना सेकंड टॉपिक, जो ये प्रूफ करवा रहा है आपसे। वो कह रहा है कि अगर मेरे पास में ए है वो बी के बराबर है, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि ए कोमा बी बिलोंग टू आर। ये मान के चलो कि भाई साहब ये आपका क्या है, ए जो है वो बी के बराबर है, इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ ए कोमा बी बिलोंग टू आर। और ये समझ गए होंगे देखते हैं कि भाई साहब ये स्टेटमेंट मेरे पास में है, वो आपको प्रूफ करना है। यदि और केवल यदि का मतलब समझ गए ना, एक स्टेटमेंट ये, दूसरा वो, दूसरा ये, उल्टा पलटी वाला सिस्टम। भाई कितनी बार करवा चुका हूं ये, अगर अभी भी समझ में नहीं आया ना तो भैया फिर मैं ये मान के चलो, मैं या फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको सवालों को समझा नहीं पाएगी। 2 सवाल हो गए ना आपका। तीसरा सवाल लिखिए एक बार आप। तीसरे सवाल को मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, थोड़ा बड़ा है सवाल इसलिए, ठीक। तीसरा सवाल क्या कहता है, या तो, या तो, अरे आपका दिमाग हिला देगा ऐसे सवाल हैं सारे। ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इक्विवेलेंस क्लास ए और इक्विवेलेंस क्लास बी का इंटरसेक्शन क्या है मेरे पास में, फाई। अथवा, अथवा, अथवा ए बराबर मेरे पास में क्या है, बी, और यहां पर कॉमा ए कॉमा बी बिलोंग टू ए। एक बार इंग्लिश मीडियम वाले भी मेरे साथ साथ लिखेंगे भैया प्रॉपर वे में। आइदर ए इंटरसेक्शन बी का, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है मेरे पास में, फाई। ठीक है। और मेरे पास में ए आपको दे रखा है भाई साहब किसके बराबर, बी के बराबर। तो यहां पर आपसे क्या बोल रखा है, ए कोमा जो बी है वो बिलोंग करता है ए के अंदर। ये यहां पर 3 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं भाई साहब, और तीनों के तीनों आपको प्रूफ करने हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं बुरा मत मानो। देखो नीतीश, बुरा मानने वाली बात नहीं है। आपको पता है मैंने काफी बैच पढ़ा दिए फर्स्ट ईयर के, ये सारी चीजें मुझे पता है कि बच्चा फर्स्ट ईयर में कैसा फील करता है। ठीक है, तो इसलिए बुरा मानने वाली तो बात ही नहीं है यार। बुरा तो मैं कभी मानूंगा भी नहीं किसी बच्चे का। बुरा क्यों मानना भाई साहब, क्यों मानेंगे बुरा, आपने क्या बिगाड़ा मेरा। ठीक है, बट मैं तो एक बात बता रहा हूं आपको कि मेरी एक राय जो है ना, क्योंकि एक बात बताऊं आपको, कॉलेज के जो टीचर है ना, कॉलेज के टीचर, उनका माइंड सेट अलग रहता है। वो बच्चे को पढ़ाने के माइंड सेट से बात करते नहीं है। वो बताऊं कि किस माइंड सेट से बच्चों को पढ़ाते हैं, कि बच्चा केवल बीएससी में पास हो जाए बस। अगर आपको पास से करवाना हो ना, मेरे को पास से करवाना हो, तो पूरी यूनिट के अंदर मात्र 3 टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, 3 टॉपिक, और आप यूनिट नंबर फर्स्ट में पास हो जाओगे। मात्र 3 टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं और आप पास। लेकिन फिर क्या बनेगी, परसेंटेज बनेगी 40, 45, 50। भाई हमें अपनी दुकान चलानी है ना आगे। मेरी दुकान पे बिक्री कब होगी, जब मैं बढ़िया सामान रखूंगा। अगर मैं बढ़िया कंटेंट दूंगा आपको, बड़ो मतलब बढ़िया पढ़ोगे आप, उसमें से क्वेश्चन मिलेंगे,
आपकी किसी की 80 बन गई, 85, 90, 95 बन गई किसी की, अपना कंटेंट पढ़ के, तो ही तो नाम होगा ना। तो वो चीज़ है यार। अब कॉलेज में बताऊँ क्या करते हैं, कॉलेज में केवल पास होने के लिए मैटर करवाते हैं, भैया इतना पढ़ लेना और इसमें से भी ये पढ़ लेना। जब बच्चे को शुरुआत में आप वो चीज़ सिखा दोगे कि यही पढ़ना है, फिर बच्चा क्या सोचता है, अपने पास खूब टाइम पड़ा है, आराम से पढ़ लेंगे, आराम है हमारे पास। तो वो चीज़ है। आप फर्स्ट ईयर में आए हो अभी, है ना, आपको अभी बहुत ज्ञान लेना है दुनियादारी का। अभी आपको आसपास के माहौल का बहुत ज्ञान लेना है। कॉलेज वगैरह में जाओ, घूमो, आसपास का एक्सपीरियंस लो कि क्या किस प्रकार दुनिया चल रही है क्या। क्योंकि वही बात है ना, बच्चों को लगता है 12वीं पास हो गई, अब तो फ्री हो गए हम। उनको पता नहीं है कि असली रेस्पॉन्सिबिलिटी अब आना चालू होगी। आपकी पढ़ाई हो जाएगी, ग्रेजुएशन हो जाएगी, उसके बाद मेन जो प्रेशर आपका आएगा जॉब के ऊपर। आज के पास अगर किसी के पास जॉब नहीं है स्टेबल, तो वो अपना जीवन यापन नहीं कर पाएगा। ये इस जीवन का कड़वा सच है। बच्चों को लगता है कि हम अब बीएससी में आ गए। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि बच्चों, अभी तक आप सभी बच्चे पेरेंट्स के ऊपर, पेरेंट्स कमा रहे हैं, आप चल रहे हैं आपकी साइकिल। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन से निकल जाओगे ना बाहर, तो 3 साल जो है ना आपके लिए, आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है ये। टर्निंग पॉइंट, आप चाहो तो इन 3 साल से अपनी आगे की लाइफ को बिल्ड कर सकते हो, आप चाहो तो इन 3 सालों को बेकार करके। एक एग्जाम्पल दूं आपको, एक साइंस का बच्चा है और एक आर्ट्स का बच्चा है, आप लिख के ले लेना। जो बच्चा बीएससी करेगा ना, वो थोड़ा बहुत डिसिप्लिन में रहेगा। डिसिप्लिन मतलब आराम से चीज़ों को पढ़ेगा, थोड़ा पढ़ाई से टच में रहेगा। और जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं ना, उनमें से 99% बच्चे आवारागर्दी में, घूमना फिरना। जब 3 साल तक आप पढ़ाई के टच में नहीं रहोगे, टच से बाहर निकल गए, उसके बाद में आपका माइंड कंट्रोल में नहीं रहेगा आपके। और जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, तो भाई साहब फिर आपकी ज़िंदगी कैसे चलेगी आपको खुद को ही पता नहीं चलेगा। ये हकीकत है। बट साइंस के स्टूडेंट्स में क्या होता है, थोड़ा बहुत पढ़ने का प्रेशर होता है, पढ़ाई के टच में रहते हैं। तो पढ़ाई के टच में रहोगे तो अपने मन को भी, अपने दिमाग को भी कंट्रोल में रख पाओगे आप। आपने 12th में परसेंटेज बनाई 90, 80, 85, कैसे बनी? जब आपने मेहनत करी, आपने माइंड को कंट्रोल में रखा। बाहरी वातावरण को एब्जॉर्ब करो, लेकिन अच्छी चीज़ों को करो। बहुत सारी चीज़ें हैं बाहर तो एब्जॉर्ब करने के लिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं सर आप पे पूरा भरोसा है। बिल्कुल भरोसा है। ये मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे ऊपर भरोसा करो, आप देखो कि मैं क्या दे रहा हूं आपको, मैं कौन सी मिठाई खिला रहा हूं। मैं एक नंबर क्वालिटी की मिठाई खिला रहा हूं आपको। ठीक है, चलो अब मैं आगे चलता हूं। मेरे लाडले बच्चों, इसको बातों बातों में आपने उतार तो लिया होगा मेरे हिसाब से, इसको बातों बातों में आपने उतार लिया होगा। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, कि अगर मेरे पास में कोई आर एक रिलेशन है, नॉन एम्पिटी सेट ए पर है, तुल्यता संबंध है। अगर तुल्यता संबंध है, मेरे दिमाग में 3 बात आती हैं, एक तो रिफ्लेक्सिव, एक सिमेट्रिक और एक आपका ट्रांजिटिव। स्वतुल्य, सम्मित और आपका संक्रामक, 3 प्रॉपर्टी मेरी जेब में रखी हुई हैं, कभी भी मैं यूज कर सकता हूं। उसके बाद बात करते हैं कि यहां पर उन प्रॉपर्टीज का यूज करके, भाई साहब पहली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है आपसे, कि अगर कोई एलिमेंट ए सेट ए के अंदर है, तो ये बताइए, ये हमें सिद्ध कीजिए कि भैया ए का जो रिलेशन होगा, ए जो बिलोंग करेगा वो इक्विवेलेंस क्लास में बिलोंग करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने कल आपको समझाया था ना कि भाई एक आपके पास में एक बड़ा सेट ए है, अब उसमें कोई एलिमेंट ए, अब अगर मान लीजिए आपका ये जो इक्विवेलेंस क्लास ए है, अब इसकी प्रॉपर्टीज को अगर ये आपका सेटिस्फाई कर देता है एलिमेंट ए, तो ये इसकी क्लास के अंदर आ जाएगा। जैसे मैं एक टीचर हूं, अब मेरी टीचिंग लाइन के अंदर मेरे जो दोस्त होंगे ना, दोस्त होंगे, वो अधिकतर कौन होंगे, जो टीचर होंगे, मैं उनसे कनेक्ट रहूंगा मेरे साथ। तो यहां पर यही कह रहा है आपसे कि एक बड़ा सेट ए है, उसमें भाई साहब आपको पता है इस दुनिया में बहुत तरीके के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब बहुत सारे लोग कहाँ हैं इस दुनिया के अंतर्गत, यानी कि इस सेट के अंदर प्रेजेंट है। तो मैंने कहा कि भाई साहब उस पूरी दुनिया में से एक एलिमेंट ए है, उसको आपको ए के इक्विवेलेंस क्लास में बताना है, प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमें करके बताना है ये। अब ये चीज आप एलिमेंट बी के लिए कर सकते हो, एलिमेंट सी के लिए, डी के लिए,
एक के लिए काम करेंगे, बाकी के लिए आप आराम से कर सकते हो। एग्जाम में मान लो आपसे कैपिटल बी बिलोंग टू करवा दे, सी करा दे, डी करा दे, उससे घबराना नहीं है, एक ही काम करना है। तो पहला काम क्या करना है अपन को कि यहां पर अपन को ए बिलोंग करवाना है इक्विवेलेंस क्लास के अंतर्गत। बात क्लियर? यानी कहने का मतलब एक तरीके से ये प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, ये तो प्रॉपर्टी हो गई अपनी तो तुल्य वाली प्रॉपर्टी होगी रिफ्लेक्सिव की, ए का संबंध ए से हो गया, ए का संबंध ए से, तो वो वाली प्रॉपर्टी है। तो पहली प्रॉपर्टी में कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं है, आप खुद मन में सोचोगे आराम से कर लोगे, बाकी टेंशन मत लो, मैं इसका प्रूफ अभी लिखवाने वाला हूं। अभी मैं केवल बता रहा हूं आपको, अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इसका प्रूफ करवाऊंगा अभी मैं, ठीक है। सेकेंड बात क्या बोल रहा है कि भाई साहब इफ एंड ओनली इफ आता है तो सबको पता है कि ये चीज दे रखी है ना, इसको लेके चलो, ये प्रूफ कर दो, फिर इसको लेके चलो, ये प्रूफ कर दो, तो शायद सेकंड वाले स्टेटमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कोई लेना देना नहीं है यहां पर। क्लियर? थर्ड जो स्टेटमेंट है ना, थर्ड स्टेटमेंट आपका दिमाग खराब कर देगा। थर्ड जो स्टेटमेंट है ना, हकीकत बता रहा हूं, ये बच्चों का दिमाग खराब कर देता है, क्योंकि एक्चुअली में ये चीज समझ में नहीं आती। तो एक काम करेंगे, अपन इसको समझेंगे नहीं, इसको डायरेक्ट प्रूफ करेंगे, समझेंगे नहीं, इसको प्रूफ करेंगे। लेकिन बच्चे कह रहे हैं गुरुजी ये कहना क्या चाहता है वो तो समझाओ। देखो ये कहना क्या चाहता है कि अगर मेरे पास दो इक्विवेलेंस क्लास है, एक तो ए एक और बी, ठीक है, समझना। मैंने कहा कि भाई दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि इक्विवेलेंस क्लास ए और इक्विवेलेंस क्लास बी, तुल्यता वर्ग ए और तुल्यता वर्ग बी में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन और यहां पे लिख रखा फाई, और फाई का मतलब कि दोनों क्लास में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, पहला स्टेटमेंट। अथवा अथवा ए बराबर बी। तो अब यहां पर आप खुद सोचो कि अब यहां पर क्या बोल रखा है इसने पहले वाले स्टेटमेंट में कि भाई साहब ए और बी दोनों जो इक्विवेलेंस क्लास है, इन दोनों के अंतर्गत कोई भी आपका एलिमेंट बिलोंग नहीं करता या कोई कॉमन नहीं है। लेकिन अगले स्टेटमेंट में अथवा और लगा के क्या बोल दिया इसने कि ए और बी दोनों बराबर है। तो दोनों स्टेटमेंट में से एक ही संभव है, या तो दोनों स्टेटमेंट बराबर होंगे, दोनों इक्विवेलेंस क्लास के एलिमेंट बराबर होंगे, या फिर उनमें एक भी एलिमेंट बराबर नहीं है। अब एक बात बताऊं, सही बात, ये स्टेटमेंट इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप इस चीज को डायरेक्ट समझ नहीं पाओगे, मैं इसका प्रूफ करवाऊंगा, अल्टीमेट समझ में आएगा। लेकिन इसका एक एग्जांपल दे दूं कि आपको, एग्जांपल सुनो, मैंने कल कहा था ना शिवम, यहाँ पे शिवम ने शिवानी, शिवानी कंवर राठौर, वो यही कह रही हैं कि सर आपने बिल्कुल सही कहा कि फर्स्ट डे जब हम कॉलेज गए थे तो मैथ वाले सर ने एक बात कही थी कि इतना पढ़ लेना पास हो जाओगे। अरे यार मुझे पता है कि जो कॉलेज में टीचर होते हैं ना, वो केवल बच्चे को पास होने के लिए मैटर बता देते हैं। अब बताओ बच्चे से बोली कि नहीं बोली बात, मुझे पता है ना ये बात, कॉलेजों की क्या कहानी है और कॉलेजों में क्या सीन चलता है, ठीक है, ये बात पता है मुझे, इसीलिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं। मैं क्यों यहां पर क्लास ले रहा हूं 1.5 घंटे की, मैं आधे घंटे की क्लास लेके भी आपका काम चला सकता हूं, बट मैं और लोगों से डिफरेंट कैसे बनूंगा। आप ये बात कैसे कहोगे कि बीएससी प्रो क्लासेज की जो सर पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, वो कुछ अलग पढ़ाते हैं, वो डिफरेंट पढ़ाते हैं, सारा तो सभी सेम ही पढ़ा रहे हैं ना, फिर कॉलेज वाले टीचर में मेरे में क्या फर्क रहेगा, ठीक है। और रोहित कुमार कह रहे हैं सर 3 दिन में यूनिट खत्म कर दी केमिस्ट्री की। भाई कॉलेज के भरोसे आपके साथ स्कैम हो चुका है, आपको पता है आपके साथ में स्कैम हो चुका है। कैसे? बीएससी फर्स्ट ईयर में जितने बच्चे हैं, जब वो पहली बार कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज वाले भाई साहब लंबी लंबी फेंकेंगे आपके सामने। देखो भैया, एक नंबर तो क्लास चलेगी, रेगुलर बच्चे को क्लास लेने भेजो, एक नंबर क्लास चलेगी, ऐसा स्टूडियो हमारा डिजिटल स्टूडियो है, वैसी क्लास चलेगी, वैसे चलेगी, पहली बात। दूसरी बात, बच्चे को क्लास में नोट्स बनवाएंगे, कोचिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पेरेंट्स पूछते हैं कि आपके यहाँ पर कोचिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी या फिर बच्चा यहीं पढ़ लेगा, अरे सर रेगुलर भेजो, यहीं पढ़ना पड़ेगा, अरे एक नंबर फैकल्टी लगा रखी है, एक नंबर फैकल्टी। दूसरी बात, तीसरी बात, अपने कॉलेज में फाउंडेशन बैच चलते हैं, आरएएस आईएएस की कोचिंग भी करवाई जाती है, बच्चे को कॉलेज के साथ साथ हम आरएएस बना देंगे, आईएएस बना देंगे, ये वाली फैकोलॉजी करते हैं कॉलेज वाले। और रियलिटी क्या होती है, जब बच्चा एंटर करता है फर्स्ट ईयर में सारी बातें पता चल जाता है, सेकंड या थर्ड ईयर में वो बच्चा क्या बोलता है कि भाई साहब इस कॉलेज में एडमिशन मत लेना। हर कॉलेज की कहानी है, हर कॉलेज की।
हर कॉलेज की कहानी है ये, तो घबराओ मत हो। आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन ले लो, वहां पे डिग्री में डिग्री के पैसे दिए हैं आपने, वहां पर जो 10,000 20,000 जो है वो केवल डिग्री के पैसे लिए हैं। ठीक है। अब नीतीश कुमार कह रहे हैं मैथ में ग्राफ वाला चैप्टर चल रहा है, अब बताओ भाई साहब, अब उन्होंने क्या करवाया आप बताओ। उनके भरोसे आपकी परसेंटेज बन सकती है 45 40, बस 40 तो मिनिमम मार्क्स कर दिए मेरे हिसाब से इस बार है, तो 45 50 बनेगी परसेंटेज, और वो भी पूरा पढ़ोगे उनका तब। और जिन्होंने मान लो उनमें से भी कम कर दिया, तो बच्चे कह रहे हैं यार मास्टर ने तो खूब पढ़ा दिया, इसमें से कम कर देते हैं, और कहानी खत्म हो उसकी, कहानी खत्म। ये है बात। ठीक है, तो आराम से मस्त रहो, फ्री माइंड से पढ़ो, एक नंबर पढ़ाएंगे। मैंने क्या कहा, इस वाले एग्जाम्पल को कैसे समझेंगे। यहां पे नीतीश की एक गैंग है, और नीतीश की जो गैंग में है सारे लोग कैसे अट्ठे कट्टे हैं भाई, बॉडी वाले, बॉडी बिल्डर वाले लोग हैं। ठीक है, नीतीश की गैंग को मैंने ए नाम दे दिया। वहीं पर राम की एक गैंग है, अब इसमें कैसे हैं, दुबले पतले लोग हैं, बुरा मत मानना, दुबले पतले लोग हैं। ठीक है, राम की गैंग बी वाली है और नीतीश की गैंग ए वाली है। दोनों के अंदर, दोनों गैंग के अंदर अलग अलग क्या है, उनके दोस्त है। राम की गैंग में अलग दोस्त है और नीतीश की गैंग में अलग दोस्त है। दोनों गैंग के अंदर कोई भी जो दोस्त है वो समान नहीं है। मतलब क्या हुआ कि भाई नीतीश के जितने भी दोस्त है ना, वो भाई साहब राम को नहीं जानते, और राम के जितने भी दोस्त हैं वो भाई साहब नीतीश को नहीं जानते। कहने का मतलब ये अलग है, ये अलग है। तो ये बात यही कह रहा है कि भाई नीतीश की गैंग के सारे लोग अलग हैं और राम के गैंग के सारे लोग अलग हैं, दोनों के अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ये बात ये कह रहा है, एक स्टेटमेंट तो ये कह रहा है। और दूसरा भाई साहब स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वो कहता है ना कि जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिए, वो वाली कहानी हो गई। एक स्टेटमेंट में कह रहा है कि नीतीश राम को नहीं जानता, राम नीतीश को नहीं जानता। लेकिन अगले ही कहानी में क्या बात बोल दी कि यहां तो नीतीश के सारे दोस्त राम को जानते हैं और राम के सारे दोस्त नीतीश को जानते हैं। तो ये स्टेटमेंट इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जब टीचर इसको बार बार इसकी ही लैंग्वेज को समझाता है तो बच्चे को समझ में नहीं आता कि ये स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है। अब मैंने नीतीश का और राम का एग्जांपल दिया ना, आपके माइंड में जिंदगी के लिए सेट हो गई ये बात, जिंदगी भर सेट हो गई। अब आप भूलोगे नहीं इस बात को, आपके दिमाग में सीधी बात आएगी, अच्छा नीतीश ने एग्जांपल दिया था नीतीश का, अच्छा बॉडी बिल्डर वाले आदमी, राम के उसमें गैंग में दुबले पतले आदमी, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, कोई एक दूसरे को नहीं जानता है, पहला स्टेटमेंट। लेकिन दूसरा, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। ये अगला स्टेटमेंट क्या कहा कि दोनों भाई साहब एक दूसरे को जानते हैं। मतलब सारे के सारे दोस्त राम को जानते हैं, नीतीश को जानते हैं, मतलब सारे एक दूसरे के दोस्त हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अलग हैं। तो भाई बच्चे कह रहे हैं गुरुजी फिर करना क्या है इसमें, इसमें प्रूफ क्या करना है, हमें करना क्या पड़ेगा। पेशेंस रखो भाई साहब, ठीक है। सीमा कह रही है कि सर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में हूं, वहां पे टीचर ही नहीं आते। ये कॉलेज वाला हाल तो भाई साहब मेरे से ना ही पूछो तो बेहतर रहेगा। ठीक है, ये इसके लिए तो एक अलग से सेशन रखना पड़ेगा, तब बात करनी पड़ेगी इसके ऊपर। राम राम यादव कह रहे हैं कि सर नीतीश ने रिश्वत ले ली। हेमंत कह रहे हैं गुरुजी आप जो क्वेश्चन करवाओ वो पहले ही, अरे यार नीतीश हेमंत बात ऐसी है कि मेरी क्लास पे क्लास रहती है, ठीक है। अब मैं क्या ही प्लान करूं, अभी केमिस्ट्री क्लास खत्म हुई है, उसके जस्ट बाद मैं ले रहा हूं, तो उसमें में क्या है कि बैठता नहीं है, लिख लेंगे आराम से। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं सामने, आप आराम से मेरे साथ में क्वेश्चन लिख रहे हो, चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो हड़बड़ाहट में नहीं होगा काम, काम होगा परफेक्ट। टाइम लगेगा 2 घंटे का, 3 घंटे पढ़ाऊंगा आराम, मैं खड़ा हूं ना यहाँ पे, अगर लगेगा 3 घंटे पढ़ाना 3 घंटे पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं जो सोच के आया हूं ना आज कि कितना पढ़ाना है वो मैं पढ़ा के मानूंगा। मेरे ये नहीं है कि भाई साहब इतना पढ़ाना है तो पढ़ाना ही है आज, चाहे 5 घंटे लग जाएंगे, लगेंगे 5 घंटे, पढ़ना है तो पढ़ो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे लाडले बच्चों, स्टेटमेंट को घोट के आपके दिमाग में बैठा दिया मैंने, ये बात क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, सारी बातें आपके दिमाग में सेट है। अब आगे चलते हैं।
फटाफट हम क्या करते हैं भैया, अपने इस थ्योरम को प्रूफ कर देते हैं बिना किसी रुकावट के। आ जाइए, सबसे पहले हम प्रूफ लिखेंगे। तो भैया प्रूफ में मैं यहाँ पे एक बात लिखने वाला हूँ, आप डू सेल्फ। अब सारे बच्चे जानते हो कि डू सेल्फ में आपको करना क्या है। देखो डू सेल्फ में क्या करना है भाई, सिंपल ये लिखना है कि माना आपके पास में एक रिलेशन आर है और वो सेट ए पर परिभाषित है, और जो संबंध आर है वो कौन सा है, आपके पास में तुल्यता संबंध है। बस तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें प्रूफ करना है। तो उसकी जो उसकी पहला स्टेटमेंट है उसको यहां पे डाल लीजिए, और अब उसको मैं प्रूफ कर देता हूं। देखो आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या कहता है आपसे कि भाई साहब जो स्मॉल एलिमेंट ए है, हेलो 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 हेलो, ये कॉलेज वाली बातों को छोड़ो, सुनो। स्मॉल एलिमेंट ए आपका एक आर्बिट्री एलिमेंट था, कल मैंने बताया था आपको, एक स्वच्छ अवयव है जो ए सेट में से लिया गया है। अब ये पहला वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखो एक बार आप, कि इसको इक्विवेलेंस क्लास ए में आप संबंध बताइए, इसको बताइए कि भाई ये इक्विवेलेंस क्लास ए के अंदर है, ऐसा मुझे बताना है। ठीक है, मैं क्या करूं भैया, क्या मैं यहां पे एक बात लिख सकता हूं, आओ मैं क्या लिख सकता हूं। देखो मैंने माना यहां पे लेट किया भाई साहब, बहुत ही आराम समझाएंगे, आपके दिमाग को खोलूंगा मैं। देखो मैंने कहा लेट माना कि भाई कोई एलिमेंट ए है जो कि कहां बिलोंग करता है, अपने सेट ए के अंदर, वो दे भी रखा है आपको अपने क्वेश्चन के अंतर्गत। मैं क्वेश्चन के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, ए बिलोंग कहां कर रहा है, सेट ए के अंदर। ठीक है, अब मैंने एक बात लिखी कि भाई साहब ए कोमा ए जो है ये बिलोंग करता है आर के अंदर। बच्चे कह रहे हैं गुरुजी ये बात कैसे लिख दी, मैंने कहा भैया चुपचाप रहो। क्यों, आर आपका एक कौन सा भैया रिलेशन, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन आपको दे रखा है, और इक्विवेलेंस रिलेशन के अंतर्गत सारी चीजें आती हैं जो अपन को चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी आ गई, ट्रांजिटिव आ गई, और सिमेट्रिक सब आ गई उसके अंदर। तो क्या ये बात मैंने सही लिखी है। तो अगर मेरा कोई एलिमेंट मान लो ए कोमा ए बिलोंग टू आर में है, तो भैया एक बात बताइए, ये क्या हो गया मेरे पास में, ए बिलोंग कर गया मेरा कहाँ पे, इक्विवेलेंस क्लास ए के अंदर। अब ये मतलब जज्बात कैसे बदले, आप एक बार अपनी कल की क्लास को ध्यान से देखिए। मेरी बात को सुन रहे हो सारे बच्चे, आप कल की क्लास को एक बार ध्यान से देखिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान है कल की क्लास का, तो मैंने जब आपको इक्विवेलेंस क्लास समझाई थी, मैंने क्या कहा था कि अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास ए की बात करता हूं, या फिर ए बार की बात करता हूं, ठीक है, या फिर मैं आर ए की बात कर रहा हूं, तो मैं कैसे लिखता हूं इस चीज को, मैं इस चीज को लिखता कैसे हूं कि भाई मेरे पास में कोई एक्स एलिमेंट है, और ए मेरे पास में अगर कोई मान लो सेट ए से बिलोंग करता है, तो भाई ये जो मेरे पास में एक्स है ये आपका कहां बिलोंग करेगा, इस ए के अंतर्गत। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर ये क्या हुआ, देखो ए कोमा ए, मतलब ये जो आपका एक्स एलिमेंट है एक तरीके से किसका काम कर रहा है, कल की डेफिनेशन की बात कर रहा हूं मैं, अरे देख लो कल जाके यार, मैंने कल क्या लिखवाया था आपको इक्विवेलेंस क्लास के अंतर्गत। तो यहां पे जो ये कोई एलिमेंट था एक्स, वो यहां पर कौन है, ए। अब यहां पर आप देख लो कि एक्स मेरे पास में ए का काम कर रहा है, और ये जो एलिमेंट है ये शो करता है कि आपकी क्लास कौन सी है, इक्विवेलेंस क्लास कौन सी है आपकी, ए है। तो अगर ए कोमा ए यानी कि ए का संबंध ए से है, तो भाई साहब मैं लिख सकता हूं कि इस ए एलिमेंट को कहां बिलोंग करवा सकते हैं अपन, अपनी इक्विवेलेंस क्लास ए के अंदर। अब ये बात आप कल की डेफिनेशन से लिख सकते हो, कल आपको मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी इक्विवेलेंस क्लास की, चेक कर लो भाई साहब, आराम से चेक करो, मैं बिल्कुल भी आपको फोर्स नहीं करूंगा। और अगर आपको कल की डेफिनेशन समझ में आ गई तो यह आंख बंद करके आप कर सकते हो। ठीक है, कल की डेफिनेशन को ही मैंने यूज किया है। वहां पर क्या था याद करो, एक्स कोमा ए बिलोंग टू आर, मतलब एक्स आपका एलिमेंट कहां बिलोंग कर रहा है, इक्विवेलेंस क्लास ए के अंदर। अब एक्स की जगह क्या है यहां पर, ए है, तो मैं लिख दिया भाई साहब कि ए कहां बिलोंग करेगा, इक्विवेलेंस क्लास ए के अंदर। तो यहां पर मैं सिंपल कर दूं कि फॉर ऑल, अपने जितने भी एलिमेंट और बच गए मान लो फॉर ऑल, अब ये तो ए बिलोंग टू ए था, मान लो बी बिलोंग टू बी आएगा तो भी वही बात सेम ही है। तो यहां पर ए बिलोंग टू मैंने कर दिया कहां पे, इक्विवेलेंस क्लास ए के अंदर। यह आपका पहला प्रूफ होगा, आंसर खत्म। 2 लाइन का आंसर है, लेकिन आप खुद सोचो कि कितना दिमाग लगाना पड़ रहा है इसके अंदर, मतलब मैं यहां पर सोच पा रहा हूं कि ये बात कैसे लिखी। अगर मैं ये बताऊं यहां से मैंने ये बात लिखी, तब भी आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका रिलेशन इक्विवेलेंस दे रखा है,
यहां से मैंने यहां पे लिखा, तो कल की जो इक्विवेलेंस क्लास की जो डेफिनेशन है वो आपको याद होनी चाहिए प्रॉपर, नहीं तो काम नहीं बनेगा भाई साहब। यहां पर सीधी सी बात है। शिवानी कंवर कह रही है सर मेरी तो फर्स्ट क्लास है। शिवानी टेंशन मत लो, अगर ये आपका कंप्लीट हो चुका है ना रिलेशन, अब आप एक काम करना, कल जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा नया, कल मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं नया टॉपिक, तो आप उस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना, उस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना। वो नया टॉपिक रहेगा, यूनिट नंबर फर्स्ट का ही नया टॉपिक रहेगा वो क्या पढ़ाऊंगा उसके अंदर में, वो इससे बिल्कुल भी संबंधित नहीं रहेगा, अलग टॉपिक रहेगा, ताकि बच्चे जब मेरे साथ कनेक्ट रहें तो मेरे नया टॉपिक पढ़ सकें। अब वो रिलेशन के चक्कर में पढ़ जाएंगे तो कोई बात नहीं, इसको बाद में पढ़ लेना, उसको पढ़ लो पहले, इसको कवर करते चलो पीछे की तरफ। अब आपकी इच्छा है आपको कौन सा पढ़ना है। तो क्या मेरे हिसाब से ये पहला प्रूफ क्लियर, 2 लाइन लिखी है लेकिन आपका दिमाग हिला के रख देंगी, क्यों, हिला डाला ना, वो वाली बात आ जाएगी फिर यहाँ पे। ठीक है, ये बात होगी, ठीक है। पहला प्रूफ हमारा कंप्लीट हो चुका है, आपने उतार भी लिया होगा, ऐसी बात नहीं। सेकंड प्रूफ बताइए मेरे को। सेकंड प्रूफ तो साफ साफ कह रहा है कि भाई साहब अगर मेरे पास में ए एक इक्विवेलेंस क्लास है और अगर वो कहाँ है, बी के बराबर है, अगर ए है बी के बराबर, तब आप ये बताइए कि ए कोमा बी बिलोंग टू आर करता है। क्या करता है, ए बिलोंग टू आर। क्या, चलो ठीक है, करते हैं बात इसके ऊपर भी। आ जाओ, सबसे पहले यहां पर क्या है, इफ एंड ओनली इफ। तो पहले तो क्या करना है भैया आपको, पहले तो देखो शुरुआत में लिख देता हूं कि यहां पर क्या करना था अपन को। देखो यहां पर ये करना था कि भाई ए, और बीच में क्या था, इफ एंड ओनली इफ ए कोमा बी बिलोंग टू आर। ये वाली बात आपको करनी है। क्या मेरी बात क्लियर है भैया, क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। मतलब यहां पर मैं इस चीज को लेके चलूंगा और मैं यहां पर ये चीज प्रूफ करूंगा, मतलब ए और बी दोनों की इक्विवेलेंस क्लास आपको बराबर दे रखी है, तब आपको यहां पे प्रूफ करना है कि ए कोमा बी जो है वो बिलोंग टू किस में करेगा, आर में करेगा। ये बात आपको बतानी है। क्या मेरी बात क्लियर है भैया, किसी को डाउट है? आप अगर इसकी लैंग्वेज को बनाना चाहो तो बताओ क्या लिख सकते हो। देखो आप यहां पर लिख सकते हो, भाई लैंग्वेज में बना के बताता हूं आपको, क्योंकि ये थ्योरम इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लैंग्वेज मुझे पता है आप नहीं लिखोगे, मैं बना के दिखाता हूं। देखो माना, माना कि आपका जो ए है वो बराबर किसके है, बी के, ठीक है। तब तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें तब हमें सिद्ध करना है कि ए कोमा बी बिलोंग टू आर, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। लेट ए इज, मतलब यहां पे बी, देन वी प्रूव दैट ए बिलोंग टू आर। क्या मेरी बात सही है, सबको समझ में आ गई, ठीक है। मैं इस चीज को प्रूफ करता हूं, ठीक है। सुनो ध्यान से, एक बात बताइए, अगर ए बराबर बी दे रखा है आपको, तो मैं यहां पर सिंपल सी बात है, मैं लेट कर सकता हूं, माना कि मेरा जो ए एलिमेंट है वो इक्विवेलेंस क्लास ए के अंदर है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इससे जस्ट ऊपर वाले स्टेटमेंट में मैं बता के आ चुका हूं कि ए कहां बिलोंग कर रहा है, आपका ए के अंदर। क्या ये बात क्लियर है? अब यहां पे मैंने एक बात लिखी कि ए जो है ना, ये बिलोंग करता है क्लास बी के अंदर। अब ऐसा मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि भाई साहब आपको दिया गया है, प्रॉपर वे में दिया गया है कि क्लास ए और क्लास बी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो मैं क्लास ए की जगह बी लिख सकता हूं। तो अब आप खुद देखो कि ए एलिमेंट ए के अंदर भी है, ए एलिमेंट बी के अंदर भी है, तो हेंस अतः ए कोमा बी बिलोंग टू आर। बताओ, मतलब एक लाइन का आंसर है इसका, एक लाइन का, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कोई बच्चा, मैं इसको नहीं करवाता ना, कोई बच्चा इस सवाल को नहीं कर पाता, इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है, कोई नहीं कर पाता इसको, ठीक है। अब भैया सिंपल सी बात है, ये तो हो गया अपना सिंपल वाला। अब इसका करिए विलोम, भाई इसका कन्वर्स तो करना पड़ेगा ना। अब यहां पर हेडिंग डालिए भैया, सेकंड का विलोम,
कन्वर्स क्या करना है, देखो माना माना कि ए कोमा बी बिलोंग टू आर, आर तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है इक्विवेलेंस क्लास ए किसके बराबर है भैया, बी के बराबर। ये हमें प्रूफ करना है कल, तो करें। एक बार इंग्लिश मीडियम वाली लैंग्वेज लिख लो साथ के साथ, लेट ए बिलोंग टू ए कोमा बी बिलोंग टू आर, देन वी प्रूव दैट, हमारे पास क्या आएगा, इक्विवेलेंस क्लास ए और बी को बराबर करना है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है बिल्कुल प्रॉपर, ठीक है। अब देखिए एक बात सुनो मेरी बात, मैं आपको आवश्यक शर्त और पर्याप्त शर्त लिखकर भी कर सकते हैं, रोहित कुमार बिल्कुल। अगर कोई बच्चा इस चीज को आवश्यक शर्त और पर्याप्त शर्त करके लिखता है ना, तो बहुत ही तगड़ी बात होगी वो, क्योंकि वो जो मैंने आपको चीज सिखाई थी ना, ईमानदारी की बात है, वो सेकेंड ईयर में सीखोगे आप, सेकेंड ईयर के अंदर। क्या कहा मैंने, सेकेंड ईयर के अंतर्गत। लेकिन अगर वो बात मैंने आपको यहां बताई और प्रॉपर वे में किसी थ्योरम में आपने आवश्यक शर्त, नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन करके लिख दिया, भाई साहब एग्जामिनर आपसे खुश हो जाएगा, चार चांद लग जाएंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लिखते हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखते तो और भी अच्छी बात। हालांकि ये भी विलोम कन्वर्स ये भी यही काम करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप लिखना चाहो तो भैया आपकी श्रद्धा अनुसार आप आराम से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है रोहित, कोई भी बाउंडेशन नहीं है किसी बच्चे को लिखने में। अब मैं एक बात पूछता हूं आपसे सिंपल सी, मैं एक बात पूछता हूं सिंपल सी, कि अगर मुझे यहां पर ए और बी दोनों को बराबर करना है, तो बताओ मैं कैसे कर सकता हूं। तो बच्चे दिमाग लगाएंगे यार कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे, अभी तक हमने जो भी सवाल पढ़े हैं उनमें तो हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, कैसे करें कैसे करें कैसे करें कैसे। एक बात बताऊं आपको, जब मैं आपको सेट पढ़ा रहा था ना, सेट समुच्चय, तो वहां पर मैंने आपको सबसेट भी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, उपसमुच्चय। तो मैंने एक बात कही थी कि जब भी अगर मुझे ए को बी के बराबर करना है, ये लिख के ले लेना। मैं कल एमएससी की क्लास ले रहा था ना, तो एमएससी में मैंने बच्चों को ये सिखाया कि भाई साहब अगर आप किसी चीज को बराबर करते हो, दोनों को ए को बी के बराबर करना है, तो क्या करना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले तो क्या करो, इक्विवेलेंस क्लास जो ए है ना, इसको सबसेट बताओ किसका, इक्विवेलेंस क्लास बी का, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि भाई साहब इक्विवेलेंस क्लास जो बी है ना, इसको सबसेट बता दो इक्विवेलेंस क्लास ए के। अब आप खुद देखो, अगर मैं ए को बी का सबसेट, बी को ए का सबसेट बता दूंगा, तो ये दोनों चीजें ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगी, और इसके अलावा और कोई यहां पर तरीका नहीं है दोनों को बराबर करने का। अब दोनों को बराबर कैसे करते हैं, वही बात है कि कोई एलिमेंट में मान के चलूंगा जो ए में होगा, उसको मैं बी में बता दूंगा, उसी प्रकार कोई एलिमेंट होगा बी में, उसको मैं ए में बता दूंगा, तो काम आपका हो जाएगा। इसी तरीके से हमें इसको प्रूफ करना है। तो अब आप खुद सोचिए कि इस थ्योरम में कितना दम है। दम नहीं है भाई साहब, ये तो अल्टीमेट थ्योरम है, अभी तक मैंने करवाई है ना, उनमें से सबसे शानदार थ्योरम के अंदर आती ये वाली थ्योरम, ठीक है। यहां तक करा अपन ने, इसको उतार भी लिया होगा मेरे साथ साथ। तो मैंने बताया कि बराबर कैसे करना है और किस तरीके से इनको बराबर करेंगे अपन। तो मैं यहां पर आराम से मैं एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूं भैया, और आ जाओ नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, और उसके अंतर्गत बीचों बीच अपन एक क्या करते हैं, लाइन डाल लेते हैं। काम कैसे होगा, बिल्कुल प्रॉपर, एक लाइन डाल ली बीच में, एक लाइन डाल के अब देखिए मैं यहां पर सबसे पहले क्या करूंगा कि पहला काम कर देता हूं, ठीक है। मैं एक सबसेट बना दूंगा उसका। अब कैसे बनाएंगे भाई, अगर मुझे इक्विवेलेंस क्लास ए को इक्विवेलेंस क्लास बी का सबसेट बताना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं क्या करता हूं, मैंने एक एलिमेंट माना लेट, कोई एलिमेंट एक्स है जो कहां बिलोंग करता है, आपके इक्विवेलेंस क्लास ए के अंदर। अब सीधी सी बात है, कोई एलिमेंट इसमें लेके चलूंगा, अब इसी एलिमेंट को बी में बताऊंगा, तभी तो सबसेट बनेगा ना। ये तो मैं सिखा चुका हूं आपको पहले भी, मेरी बातों को ना बहुत ही गौर करके सुना करो आप, नहीं तो मैं सारी बातें हवा में नहीं फेंकता, हर एक बात में दम रहता है, ठीक है। अगर मैं कहा कि एक्स बिलोंग कहाँ करता है, ए के अंदर, तो अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन जो मैंने कल लिखवाई थी, अगर मैं उसको
यहां पर अप्लाई करूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो कि x यहां पर बिलोंग करता है a के अंदर, और ये मतलब x का संबंध किससे है, a से, और बिलोंग कहां करता है, r में। ये आपकी इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन ही है अगर आप देखो तो। ये वाली बात और ये वाली बात बिल्कुल प्रॉपर है, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ध्यान रहना, एक बात सुनना मेरी, देखो यहां पे अगर मेरे पास x बिलोंग टू a है, एक काम करो इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं, कोई दिक्कत है अगर मैं इसको इधर लिख दूं तो, देखो इसको थोड़ा मैं इधर लिख रहा हूं, है ना, इस वाले को बराबर को। देखो मैंने क्या किया कि x जो है ना वो बिलोंग करता है a के अंदर, और जस्ट मैं अभी थोड़ी देर पहले की बात है, इससे ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है मैं उसमें क्या बता के आया हूं भाई साहब, कि अगर a और b दोनों बराबर हैं, a और b दोनों बराबर हैं, तो मैं लेट करके क्या चलाऊं, कन्वर्स के अंदर मैं बात करूं, मैं मान के क्या चलाऊं कि a कोमा b r में बिलोंग करते हैं, तो ये तो मैं मान के चलाऊं ना। देखो भैया a कोमा जो b है ये बिलोंग कहां करता है, r में। ये तो मैं आपको ब्रैकेट में लिख दूं कि मैं लेट करके चलाऊं, मतलब ये तो आपको एक तरीके से दे रखा है, ये मैं लेट करके चला था, ये वाला स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं मैं, सिंपल इस वाले की, इस वाले की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ध्यान देना एक बार आप, अब आप खुद सोचो कि आपका x कोमा a बिलोंग टू r, a कोमा बिलोंग टू r, अब आप मुझे बताओ r आपके पास में एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, एक तुल्यता संबंध है, आपके पास परमिशन है, आपके पास प्रॉपर्टी जेम में रखी हुई है, जेम में से एक प्रॉपर्टी निकालो और उस प्रॉपर्टी को सामने चिपका दो, कौन सी, आपकी हो जाएगी संक्रामक प्रॉपर्टी, संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है भाई साहब, कि अगर मेरे पास x a, x का रिलेशन a से है, a का रिलेशन b से है, तो देखो a बीच में कनेक्टिविटी का काम कर रहा है ना, कनेक्टिविटी काम कर रहा है ना, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर सिंपल लिख सकता हूं कि x का संबंध b से होगा, बिलोंग टू r, और मैंने बात कैसे लिख दी, ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। तो अब आप खुद देख लीजिए भैया, मैं नहीं कह रहा हूं, आपके आंखों के सामने है कि मैंने एलिमेंट कहां माना था, a के अंदर, अब आप देख सकते हो एलिमेंट यहां पर कहां आ चुका है, आपका b के अंदर, मतलब x जो है अपना बिलोंग कर चुका है अपनी कक्षा बी के अंतर्गत। तो इससे क्या बात हुई, इससे अतः हैंस मैं क्या बात लिख सकता हूं, इससे हैंस में एक बात लिख सकता हूं कि जो आपकी कक्षा ए है ना, ये आपका सबसेट बन जाएगी कक्षा बी का। क्या मेरी बात क्लियर है भैया, अब आप खुद देखो भैया, मैंने कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल प्रॉपर बात स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखी है, एक एक चीज को मैंने बताया है, और इसमें कोई मिस्टेक हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, एक भी परसेंट कोई दिक्कत यहां पर नहीं होने वाली है। अब यहां पर बच्चों को दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, अगला जो पार्ट होगा इसका सेकंड पार्ट, दूसरा वाला, उसमें क्या करेंगे, देखो वही बात, लेट मैंने माना और उस बार एलिमेंट x लिया था, अब मैं y एलिमेंट ले लेता हूं, y एलिमेंट लिया मैंने, और कहां मानूंगा मैं, b के अंदर, सीधी सी बात है। मैं यहां पर इक्विवेलेंस रिलेशन की परिभाषा को यूज करता हूं, तो आप खुद बताइए कि मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, y कोमा जो b है उसका संबंध है भैया r से। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख दूं भैया प्रॉपर वे में, देखो इसको लिख देता हूं इधर, मैंने लिखा भैया कि y कोमा जो b है ये कहाँ बिलोंग कर रहा है भैया, r के अंदर, और एक प्रॉपर्टी और दे रखी है आपको, कौन सी, कि a कोमा जो b है मेरे पास में ये बिलोंग करता है कहाँ पर, r में। क्या ये मेरी बात बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो गई। अब यहाँ पर ये बात तो मैंने कहाँ से लिखी, लेट से। अब एक बात बताऊं, यहाँ पर अपना वो काम नहीं बना जो बनना चाहिए था, बट मैंने क्या दिमाग लगाया कि भाई r मेरे पास में क्या है, अपने पास अपना इक्विवेलेंस दे रखा है, तुल्यता संबंध दे रखा है, तो मैं काम कर सकता हूं, इस वाली चीज को अपन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगाकर चेंज कर सकते हैं। कैसे, y कोमा बी बिलोंग कहां कर रहा है, आर में, मैंने क्या करा भाई साहब, मैंने कर दिया b कोमा ए बिलोंग टू आर। अब ये बात मैंने कैसे करी, ये बात आप सभी को पता है कि r मेरे पास में एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, एक तुल्यता संबंध है, तो तुल्यता संबंध के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, मैं आप सभी के लिए लिख रहा हूं ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से मैंने इस वाली मामले को चेंज कर दिया। अब ये मामला चेंज हो गया, तो भाई y कोमा बी
बी कोमा ए, बी आपके बीच में कनेक्टिविटी का काम कर रहा है, तो मैं लिख रहा हूं भैया वाई कोमा ए जो है वो करेगा बिलोंग कहां पे, आर में। तो यहां पर आप हो गया कि वाई जो एलिमेंट है वो कहां बिलोंग करता है, इक्विवेलेंस क्लास ए के अंदर। तो यहां पर आप देख सकते हो कि वाई बी में था फिर ए में हो गया, तो आपका इक्विवेलेंस सेट या इक्विवेलेंस क्लास मेरे पास में जो बी है वो सबसेट बन जाएगा किसका, इक्विवेलेंस क्लास ए का। तो यहां पर आप समीकरण नंबर इसको ए नाम दे दो, इसको समीकरण नंबर बी नाम दे दो। आप यहां पर देखोगे बहुत ही गौर से तो इक्वेशन ए और बी से हम ये तय कर चुके हैं, हम ये देख चुके हैं, हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि भाई साहब अपना पूरा मामला सेट हो चुका है। क्या मेरी बात क्लियर है भैया? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं अतः हैंस हैंस इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन ए एंड बी से आप देख सकते हो कि इक्विवेलेंस क्लास ए और इक्विवेलेंस क्लास बी आपकी बराबर हो चुकी है। बताओ इस थ्योरम में दम है कि नहीं है? ये तो अपना सेकंड प्रूफ हुआ है अभी तक, सेकंड ओनली। अब आप देख सकते हो कि ये मेरे पास में सिंपल था, ये तो भी सिंपल तरीके से हो गया। इसका जो विलोम था, कन्वर्स था कि ये मैं लेके चलूंगा और दोनों को बराबर करूंगा। तो दोनों को मैंने बताया कि भाई किस तरीके से करना है, ए का बी का सबसेट और बी को ए का सबसेट बताना था। कैसे बताना है वो आपके सामने मैंने प्रॉपर वे में बता दिया है। ये बराबर हो चुका है आपका। तो दो सवाल जो है ना आपके बराबर हो चुके हैं। हेमंत कुमार ने फिर तारीफ कर दी है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। हेमंत जरूर करता है भाई तारीफ डेली की डेली। अब मुस्कुरा रहा होगा बैठे बैठे कि भाई सर ने मेरा नाम लिया है और इसी बारे में लिया है नाम। अरे मैं भी करता था ऐसे, ऐसी बात नहीं है। जब मैं भी कहीं कभी ऑनलाइन क्लास लेता था ना तो मैं भी करता था ऐसे कि मैं बोलता था सर को, भाई तारीफ कर देते हैं सर की तो सर मेरा नाम ले लेंगे, है कि नहीं है? हेमंत कुमार सर बहुत अच्छा समझ आ रहा है, मजा आ गया। सीरियसली आप बहुत अच्छा समझाते हो। अरे वाह भाई। चलो भाई तारीफ तो हो गई, लेकिन फिर भी मैं सीरियसली आपसे पूछता हूँ सारे बच्चों से, क्या ये सवाल आपको समझ में आ गया बिल्कुल प्रॉपर वे में? अगर कोई डाउट है तो तुरंत कमेंट करो, आपका सॉल्यूशन मैं अभी कभी करूंगा, नहीं तो फिर मैं अपने पेज को चेंज कर देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको ले लेते हैं। मतलब इसका तीसरा वाला सवाल ही तो बाकी है अभी। अब एक बच्चा बताओ बैठे बैठे क्या बोलता है मेरे से कि गुरुजी एक बात बताओ। मैंने कहा भाई पूछ। क्या ये तीनों सवाल एग्जाम में आपके 4 नंबर में आएंगे, 5 नंबर में? भाई अगर ये थ्योरम एग्जाम में आएगी ना तो 12 नंबर में आएगी एक साथ। कितने में? 12 नंबर में, क्योंकि एक थ्योरम में 3 सवाल है। अगर ये 4 नंबर में सवाल आएगा ना तो इस थ्योरम का मात्र या तो शुरू के 2 सवाल आएंगे या फिर लास्ट का तीसरा सवाल आएगा। ध्यान रखना, ये थ्योरम एक साथ कभी नहीं पूछी जाएगी आपसे। पूछी जाएगी ना तो कभी 2 पार्ट, कभी तीसरा पार्ट, ये पूछ लेगा आपसे। ठीक है, चलो तो यहां पर दोनों पार्ट क्लियर। कपिल समझ में आ गया है? रोहित कुमार कह रहे हैं सर ये तो बहुत तगड़ी थ्योरम, बहुत अच्छे समझ में आ गया है। बहुत अच्छी बात है रोहित, तगड़ी थ्योरम है नहीं, बहुत शानदार थ्योरम है भाई साहब, अल्टीमेट है अल्टीमेट। मैं कह रहा हूं ना जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई ना संबंध रिलेशन वाली, वो बच्चा आग लगा देगा पूरी बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर। क्योंकि बाकी का जो डिस्क्रिट का जो पोर्शन है ना वो बिल्कुल सिंपल सा है एकदम। अगर मैं 1 घंटे की क्लास लूं तो बाकी 2-3 टॉपिक सल्टा सकता हूं, लेकिन इस टॉपिक को सल्टाने के लिए एक टॉपिक को ही देखो कितना टाइम देना पड़ रहा है। और अगर मैं टॉपिक को टाइम नहीं दूंगा ना तो ये उड़ जाएगा, खत्म। चलो भाई समझ में आ गया, राम को भी समझ में आ गया है। तीसरा भैया फटाफट करते हैं। देखो तीसरा वाला टॉपिक जो है मेरा वो क्या कहता है आपसे, वो ये कह रहा था कि भाई यहां पर जो क्लास ए है ना और क्लास बी है उन दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, फिर उसके अलावा क्या बोल रहा था, अथवा यहां पर उसने क्या कहा कि भाई क्लास ए और क्लास बी दोनों बराबर है। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई साहब? ये क्या है, ये चक्कर क्या है? ए कोमा बी बिलोंग टू कहां पे, अपने आर में। अब ये चक्कर है क्या, मतलब समस्या क्या है भाई, ये क्या कर सकते हैं इसमें अपन? सुनो मेरी बात। अब शिवानी कह रही है सर सब सर ऊपर से जा रहा है सब कुछ भैया। मतलब शिवानी के तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आज इनकी पहली क्लास है। तो जिंदगी में भूल के समझने की कोशिश मत करना कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, नहीं तो आप पागल हो जाओगे, बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ना छोड़ दोगे आप।
अब आप खुद सोचो कि जिस बच्चे ने पहली क्लास ली है डायरेक्ट यहां से, वो बच्चा पागल नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब उसको क्या समझ आए, क्या समझ में आएगा कि ये क्या है ये और क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे। बस अब आप पीछे क्लास लोगे, मजा आएगा आप प्रॉपर वे में, ऐसी बात नहीं है। चलो ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों जो स्टेटमेंट है ना एक दूसरे के विरोधाभास है। मैंने कहा ना भाई नीतीश की गैंग में हट्टे कट्टे आदमी है, राम की गैंग में कमजोर आदमी है, दोनों के बीच में कोई भी आदमी कॉमन नहीं है, एक दूसरे को कोई जानता नहीं है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। ये क्या कह रहा है भाई साहब, राम के सारे दोस्त नीतीश को जानते हैं और नीतीश के सारे दोस्त राम को जानते हैं। ये बात क्लियर हो गई ना। अब यहां पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो इसलिए अपन ने क्या करा, इसलिए अपन ने क्या करा, ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं, संभव नहीं है। तो हमने एक नई चीज ली, मैंने कहा लेट माना, यदि संभव है, मान लिया हमने, लेट माना, अगर संभव है, इफ पॉसिबल, तो मैंने क्या किया, देखो यहां पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, यदि संभव है तो, यदि संभव है तो माना, लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल, ठीक है। अब देखते हैं भैया क्या कहानी है, क्या कहानी है, क्या मैंने माना, ऐसा क्या स्टेटमेंट मान लिया कि भाई ये संभव। मैंने कहा कि भाई साहब इक्विवेलेंस क्लास ए और इक्विवेलेंस क्लास जो बी है ना, इनके बीच में कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट है। मतलब मैं यहां पे बार बार इस बात को क्यों दोहरा रहा हूं, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात बहुत आसानी से नहीं घुसेगी। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि नीतीश के सारे दोस्त राम को नहीं जानते, राम के सारे दोस्त नीतीश को नहीं जानते। उधर का तो कहानी पलट गई कि राम के सारे दोस्त और नीतीश के सारे दोस्त एक दूसरे को जानते हैं। तो फिर मैंने क्या माना, यदि संभव है तो माना, लेट इट पॉसिबल, कि भाई ये जो स्टेटमेंट है ना, इसमें मैंने क्या कहा कि भाई राम और नीतीश दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। लेकिन क्या हुआ कि राम के मान लो 15 दोस्त हैं और नीतीश के भी 15 दोस्त हैं, तो उन 15 दोस्तों में से एक दोस्त ऐसा है जो भैया एक दूसरे की टीम को जानता है। एक दोस्त की बात कर रहा हूं, सिंगल एक एलिमेंट, एक एलिमेंट, कोई एक दोस्त ऐसा है कि जो राम की गैंग को जानता है, और यहां पे नीतीश की गैंग में भी एक आदमी ऐसा है जो राम की गैंग को जानता है, और राम की गैंग में ऐसा आदमी जो नीतीश को जानता है। एक एक आदमी दोनों के अंदर प्रेजेंट है जो एक दूसरे को जानते हैं। एक एलिमेंट की बात कर रहा हूं, सिंपल एक एलिमेंट की। तो मैंने क्या कहा कि भाई एक एलिमेंट ऐसा मैंने माना, यदि संभव है तो, ठीक है। तो मैंने कहा कि जेड कोई एलिमेंट मैंने मान लिया जो कि कहां है, जो भाई साहब राम की गैंग को भी जानता है और नीतीश की गैंग को भी जानता है। बहुत अल्टीमेट थ्योरम है, लेकिन बहुत ही कचरा बना दिया मैंने इसको, ठीक है, आपके दिमाग में फिट हो जाएगी अभी थ्योरम। एक आदमी ऐसा है जो नीतीश की गैंग को जानता है और राम की गैंग को भी जानता है। बात क्लियर, ठीक है। मैंने ये बात सही लिखी है ना, एकदम बिल्कुल क्लियर लिखी है एकदम, ठीक है। और मैंने कहा कि भाई साहब ये मैं लेके चल रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना, ये मैं लेके चल रहा हूं कि ए और बी के इंटरसेक्शन में कोई ना कोई आदमी है। बात क्लियर, यहाँ पे क्लियर होगी बात, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये जेड जो है मैं लेके चल रहा हूँ कि ए से बिलोंग करता है और यहाँ पे इंटरसेक्शन बी में है, तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं, जेड बिलोंग करेगा इक्विवेलेंस क्लास ए के अंतर्गत। बात क्लियर, और एंड बीच में लगा दो एंड, और यहाँ पे जो जेड मेरे पास में है ये बिलोंग करेगा मेरा इक्विवेलेंस क्लास बी में। क्या ये बात मैंने सही लिखी है एकदम, अगर जेड मेरे पास में है ए और जेड मेरे पास में भी, क्या ये बात सही है। मैंने यहां से यहां पे लिख दिया, अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से लिख सकते हैं अपन। इस इससे जस्ट आगे लिखूं मैं, इक्विवेलेंस क्लास तुल्यता वर्ग की डेफिनेशन कहती है कि जेड कोमा ए बिलोंग टू आर एंड जेड कोमा बी बिलोंग टू आर। भाई लिख सकता हूं मैं, क्या दिक्कत है, अगर मैं यही लिख सकता हूं तो ये भी लिख सकता हूं। भाई जेड का संबंध ए से, जेड का बी से, ये भी यही बता रहा है और ये भी यही बता रहा है, सीधी सी बात है। क्या मैं यहां तक बिल्कुल सही हूं, क्या इतना मैंने जो लिखा है वो प्रॉपर है।
अब इसके आगे देखिए, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा आपसे, आप खुद दिमाग लगाओगे, आप खुद दिमाग लगाओगे इस बारे में। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं। जेड का ए से है, जेड का बी से है। मैंने क्या लगाया, थोड़ा सा दिमाग लगाया। मैंने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है ना वो पढ़ रखी है, और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई आप एक दूसरे के एलिमेंटों को चेंज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने कर दिया ए कोमा जेड बिलोंग टू आर, और एंड मेरे पास में ये ऐसे कैसे रहने दिया, जेड कोमा बी बिलोंग टू आर, और ये मैंने कैसे कर दिया, अपनी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से। एसपी का मतलब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सममित गुणधर्म, जो कि आर के पास में है। तीन प्रॉपर्टी साइड वाली जेब में लेके घूम रहे हो आप पहले से ही। अब संक्रामक प्रॉपर्टी, जेड बीच में कनेक्टिविटी काम कर रहा है, तो लिख सकता हूं ए कोमा बी बिलोंग टू आर, और ए कोमा बी बिलोंग टू आर है, तो भैया आप सेकंड वाली थ्योरम पढ़ के आ चुके हो। अरे सेकंड वाली थ्योरम पढ़ी कि नहीं पढ़ी आपने, जिसमें क्या कहा था आपसे कि अगर ए कोमा बी में मान के चल रहा हूं कि आर में है, तो भाई साहब क्लास ए और क्लास बी आपकी बराबर हो जाएगी। ये आपका आंसर है। मैंने इस पूरी थ्योरम को क्या बना दिया भाई साहब, कचरा बना दिया। आप यहां पर लिखना चाहो तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लिख सकते हो। टीपीएसपी का मतलब समझ जाना भैया, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, संक्रामक गुणधर्म और आपका सम्मित गुणधर्म। अब आप मुझे खुद बताओ मैंने इसको कचरा किया कि नहीं किया। आप इस चीज को एक कहानी के तौर पर समझो कि दो मित्र थे, एक राम था एक नीतीश था, दोनों की अलग अलग गैंग चलती थी। दोनों का स्टेटमेंट देखा हमने, यहां पर दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन ये स्टेटमेंट कहता है दोनों एक दूसरे को बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं। फिर मैंने कहा कि अगर कोई पॉसिबल हो सकता है बीच का कोई रास्ता निकाल लें, ऐसा कि भाई इस स्टेटमेंट में देखा कि राम की गैंग में से और नीतीश की गैंग में से एक आदमी जेड ऐसा है जो एक दूसरे को जानता है, राम को भी और नीतीश को भी। तो यहां पर जेड ए में करेगा, जेड बी में बिलोंग करेगा, कर गया। उसके बाद हमने सिंपल इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से ए को जेड, जेड को ए लिख सकता हूं, लिख दिया मैंने। इसको ऐसे कैसे रहने दिया, जेड कनेक्टिविटी का काम कर रहा है, संक्रामक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ए को भी बिलोंग टू आर। और सेकंड थ्योरम से ये मैंने कहां से लिखा भैया, ये लिखा मैंने फ्रॉम सेकंड स्टेटमेंट। फ्रॉम सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट में लिख रखा है ए को भी बिलोंग आर करेगा, तो ये आपके इसके बराबर आ जाएगा। बताओ भाई कमेंट करके, सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि पूरी थ्योरम अल्टीमेट थी कि नहीं थी। मैं लिख के दे सकता हूं कि कॉलेज के अंतर्गत ये थ्योरम आपको जिंदगी में कोई नहीं करवाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई ऐसी जो थ्योरम है ना एग्जाम में आती हैं, और इस बार तो सेमेस्टर सिस्टम लग गया आपके भाई साहब, ये थ्योरम 12 नंबर में आ सकती है, क्योंकि आपकी जो एक यूनिट नंबर फर्स्ट है ना वो 24 नंबर की है। तो 24 नंबर में से 12 की आ गई, 10 की आ गई, 8 की आ गई, तो आ तो सकती है ना। तो इंपोर्टेंट थ्योरम की गिनती में है ये। और अगर जिस बच्चे ने इस थ्योरम को समझ लिया ना, ये मान के चलो कि कॉलेज के हर एक टीचर को आप इंप्रेस कर सकते हो बस। रोहित कह रहे समझ में आ चुका है। बाकी सारे बच्चों से पूछ रहा हूँ, सीमा, रोहित, राम, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि आपको सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई। आ गई समझ में सारी बातें? हाँ भाई, एकदम मामला क्लियर है। आपके माइंड को कैसे भी घुमा लो, अपने माइंड से कुछ भी पूछ लो, कैसा भी क्वेश्चन पूछ लो, मैं फुल छुट्टी देता हूं आपको, फुल छुट्टी। लेकिन थ्योरम के रिगार्डिंग होना चाहिए। बच्चे बुक खोल रहे हैं, गुरुजी ये बताओ भैया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ, और जब मैं उस टॉपिक पे पहुंचूंगा ना तब भी पूछ लेना, खुली छूट देता हूं आपको, खुली छूट। कुछ भी हो आपके मन में पूछ लो। यहां पे आपके मन में कुछ भी डाउट है ना, आपके मन में कैसा भी डाउट आ रहा है, आप मेरे से पूछ लो भैया। अब बताऊं डाउट तो क्या आ सकता है, डाउट तो यह आ सकता है कि सर ये आपने प्रूफ करवा दिया, हमें अल्टीमेट समझ में भी आ गया, सब कुछ हमने उतार भी लिया, लेकिन आप ये बताओ कि आपने ये क्यों माना, ऐसा क्यों माना। देखो आपको पता है कि कोई भी थ्योरम होगी, अब उसमें कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होगा ना, उसका कुछ ना कुछ प्रोसेस तो होगा। अब आप खुद ईमानदारी से ये भी सोचो कि ये प्रोसेस मैंने लिया, तो ये प्रोसेस सही है या गलत है, उस चीज का प्रमाण आपके सामने है। अगर ये गलत होता तो आंसर नहीं आता। तो मैंने कुछ माना है तो सोच समझ के माना होगा।
ठीक है। हाँ भाई, यहाँ पर इक्वल साइन की जगह आप एरो वाला लगा लीजिए। वो तो देखो इक्वल लगाओगे तो भी बात बराबर ही है, एरो लगाओगे तो भी बात बराबर ही है, ठीक है। क्योंकि मैं इसको ये लिख सकता हूँ, इसको ये लिख सकता हूँ, और आप चेक कर लेना। ठीक है भैया, तो बात बराबर हो गई आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जेड बिलोंग टू, अगर मेरे पास में ए है, चलो इसको तो रहने से, इसको लिखने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ मत लिखो, ये तो बात बराबर ही है। अपन को यही तो लेके आना था जो मैं आपको बता चुका हूँ। हेमंत क्लियर, कपिल कर रहे हैं गुरुजी, मजा आ गया आज तो, बिल्कुल मजा आएगा। विनीता कह रही है डन, एकदम क्रिस्टल क्लियर। सीमा समझ में आ गया, यस सर। चलो भाई, तो सारे बच्चों को मजा आ गया मेरे हिसाब से, क्लियर हो गया एक एक चीज। अब आप खुद सोचो यार, ये 5-5 10-10 मिनट की थ्योरम है ना, टीचर करके निकल जाते हैं। मतलब बताऊँ क्या करेंगे, आए फटाफट 2 मिनट में थ्योरम लिखी, फटाफट फर्स्ट आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर। 15 मिनट की थ्योरम है, मैं 15 मिनट के अंतर्गत इस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख के और आपका आंसर लिखवा सकता हूँ। लेकिन वहां पर आंसर ही लिखा आएगा, वो वाली बात नहीं होगी। ठीक है, चलो बात क्लियर हो गई। ये उतार लिया आप सभी ने, उतार लिया भैया। ठीक है, अब वो जो टॉपिक था ना अपना एक छोटा सा, उसको भी करेंगे अपन। भाई अपन छोड़ेंगे नहीं किसी भी चीज को, अगर वो है तो उसको थोड़ा बहुत भी कराया जाएगा। वह एग्जाम में कैसे भी आए कितना भी आए अपनों को कोई मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है उसको टच किया जाएगा सवाल को, है ना। थोड़ा बहुत जो है सवाल को टच, हालांकि यार आपको पता है इतने सारे टॉपिक है, सारे टॉपिक को सवाल आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए होगी, कैसा भी हो गया अपना तो अपना काम है, करेंगे। देखो, और कोई चीज़ छोड़नी होगी ना, मैं छोड़ दूंगा उसको, आप टेंशन मत लो उस चीज़ की, मैं खुद ही छोड़ दूंगा आगे से। हाँ भाई, क्या था वो, ये है मेरे पास में पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ये है मेरे पास में आंशिक क्रम संबंध। आंशिक क्रम संबंध, आंशिक क्रम संबंध। भाई साहब क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, डेफिनेशन वगैरह मैं कुछ नहीं लिखवा रहा, आप खुद ही लिखोगे इसकी डेफिनेशन। कैसे, देखो, कोई संबंध आर किसी नॉन एम्प्टी सेट एरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित है, तब तब आपका संबंध जो आर है, ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आंशिक क्रम संबंध कहलाता है, यदि पहली कंडीशन, आपका जो आर है ये कैसा होगा, आपका रिफ्लेक्सिव होगा। आर आपका रिफ्लेक्सिव होगा, आर आपका क्या होगा, स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य प्रॉपर्टी जेम में होगी। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात होगी कि आर क्या होगा मेरे पास में, एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक यानी कि प्रतिसम्मित आपका होगा। एंटी सिमेट्रिक मतलब प्रतिसम्मित। और ये जब नाम ले रहा हूं ना, आपके दिमाग में इनकी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए बार बार, ये कोई गेम थोड़ी है बार बार मैं इनको लिखवाता रहूंगा बताता रहूंगा। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, आर मेरे पास में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक गुणधर्म, संक्रामक गुणधर्म, संक्रामक गुणधर्म। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी आपकी हैं, तो आपका जो आर होगा वो आंशिक क्रम संबंध कहलाएगा। सवाल यहां से नहीं आएगा, 100 में से 99%, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। लेकिन फिर भी मैंने आपको जानबूझ के बताया, क्योंकि टॉपिक आपके उसमें है, आया है अपने सिलेबस के अंतर्गत, इसलिए मैंने करवा दिया। रिलेशन का जितना भी पोर्शन है ना, वो रिलेशन का जो टॉपिक है वो वहीं से आएगा, जो अपना मेन पोर्शन 4-5 थ्योरम वो क्वेश्चंस हो गए, और इक्विवेलेंस क्लास वाले जो टॉपिक है उन्हीं में सवाल आएगा, यहां से नहीं आएगा। ये मैं आपको और बता दूं, जो आपके कॉलेज वाले सर बताते हैं ना, वो मैं बात बता दूं आपको, लेकिन मेरा काम क्या है, टच करवाना। मेरा काम क्या है, क्वेश्चंस को टच करवाना।
यहाँ पे विनीता कह रही है सर सर अब इसका उल्टा भी प्रूफ करना है क्या? बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है सर। उस थ्योरम में ए नॉट इक्वल टू बी को लेट करके ए इंटरसेक्शन भी नहीं करना आपको प्रूफ, ठीक है। आप थ्योरम के अंतर्गत जितना है ना उतना ही करिए। अगर मान लीजिए बाई चांस वहां पर आपसे बोल देता इफ एंड ओनली इफ, और वो बोल नहीं सकता, ऐसा बोल नहीं सकता वो, ठीक है। अगर बोलता तो करते, लेकिन बोल नहीं सकता। क्यों नहीं सकता? आप इसके ऊपर विचार करना, बहुत ही गहरा सवाल है। विचार करना कि क्या वो पॉसिबल है, करके देख लेना आप एक बार, आप करके देखना एक बार, ठीक है। क्योंकि अब आपको मैंने इतना डेवलप तो कर दिया है कि आप एलिमेंटों के साथ में खेल सकते हो। अब ए को बी बना दिया, बी को सी बना दिया, आर में बिलोंग कर दिया, इक्विवेलेंस क्लास में कर दिया, आप उनके साथ में खेल सकते हो। अब हकीकत बता रहा हूं, अगर ईमानदारी के साथ में आपने इन पूरे टॉपिकों को प्रैक्टिस करके पढ़ लिया ना, आप अपने कॉलेज वाले टीचर को कंफ्यूज कर सकते हो। ये मैं लिख के दे सकता हूं आपको, लिख के दे सकता हूं। कोई मैडम होगी, कॉलेज में जाओ, आप पूछो, उल्टे सीधे सवाल पूछो, ऐसे ही पूछ लो कि मैडम ये कैसे आ गया, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, मैडम कंफ्यूज। 100% लिख के दे सकता हूं आपसे मैं, ठीक है। चलो, तो बात हो गई अपना, आर रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य होगा, आर एंटीसिमेट्रिक प्रतिसम्मित होगा, और आर ट्रांजिटिव संक्रामक होगा, तो मेरे पास में अपना पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बनाएगा, ये बनाएगा, ठीक है। बात क्लियर। उसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करवा देता हूं जो शायद आ सकता है 1 नंबर में, उसके अलावा तो इसमें कोई चांस नहीं है कि कोई सवाल यहां से आएगा, ठीक है। कोई चांस नहीं है भैया यहां से आने का, क्योंकि पहले ही बहुत सारे सवाल हैं जो जगह पक्की कर चुके हैं। वो तो आपकी किस्मत ही खराब रहे, सॉरी किस्मत अच्छी रहे तो आ सकता है। एक क्वेश्चन मेरे पास में है, और ये आपको दे रखा है भाई साहब, देखो, ए मेरे पास, एक बी मेरे पास। बच्चे कह रहे हैं गुरुजी तो बहुत ही सिंपल सवाल है। मैंने कहा भाई ऐसे सवाल आएंगे 2 नंबर में, 1 नंबर में, इसी प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि ये आपके पास में क्या है, एक डायरेक्टेड ग्राफ है, एक दिष्ट ग्राफ है, और ये दिष्ट ग्राफ क्या कर रहा है, ए का संबंध ए से, ए का संबंध सी से, सी का संबंध सी से, फिर सी का संबंध डी से, डी का संबंध डी से, फिर उसके बाद में डी का संबंध जो है ना वो बी से नहीं है, ध्यान रखना। फिर अपना ए का संबंध आ गया बी से, ठीक है। उसके बाद खुद बी का संबंध बी से, और बी का संबंध डी से, और अपना बीच में ए का संबंध जो है वो डी से भी है भाई। तो अब आप यहां पे, आपसे सवाल क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि आर यहां पर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है या नहीं, ये आपसे पूछा है। पी ओ आर का मतलब क्या हुआ, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। आंशिक, क्या था वो, क्या नाम उसका, हाँ, आंशिक क्रम संबंध है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। क्या आंशिक क्रम संबंध है आपका? चेक कर लेते हैं, आ जाओ भैया। सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा भैया, आंसर के अंतर्गत इसका सेट मुझे बनाना पड़ेगा, सेट नहीं, इसका रिलेशन, इसका रिलेशन मुझे बनाना पड़ेगा, मुझे संबंध यहां पर डिफाइन करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ए का रिलेशन ए से, ए का रिलेशन ए से, फिर ए का रिलेशन बी से, फिर ए का रिलेशन सी से, फिर ए का रिलेशन डी से। क्या मेरी बात क्लियर? उसके बाद में यहां पे जो खुद का हो गया, इन तीनों संबंध हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं सी की। देखो भैया हमारे, फिर उसके बाद सी की बात करें, बी की बात करें, बी की कर लो भैया, ए बी से चलेंगे अपन। बी की बात करी तो देखो बी का रिलेशन खुद से है, बी का बी से है, फिर उसके बाद में बी का डी से है, किसका, बी का किससे है, बी से, और बी का डी से है, काम खत्म। उसके बाद हम बात करते हैं सी की। देखो सी का संबंध खुद से है, सी का खुद से हो गया। उसके बाद सी का संबंध सी से हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं अपना, सी का संबंध सी से हो गया, और सी का संबंध क्या हो गया मेरे पास में, डी से। सी का खुद से हो गया, डी से हो गया, दो ही हैं यहां पर तो। उसके बाद डी की बात कर लेते हैं। देखो डी का संबंध डी से है, बिल्कुल है। उसके बाद में डी का संबंध और किसी से नहीं है, देख लो आप।
अगर आप डी की बात करोगे ना तो डी का संबंध डी से ही है, इसके अलावा और किसी से नहीं है। तो आप ये बार कमेंट करके बताओ कि ये सही लिखा है क्या अपन ने, प्रॉपर वे में देखा। आराम से देखिए एक बार, उसके बाद में तो आगे की कहानी तो कचरा है, बस ये देख लीजिए कि ये संबंध मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा। आप चेक कर लो आराम से, आराम चेक करो। मैम भाई साहब यहाँ पर प्रैक्टिकल में नंबर काट लेती है, स्ट्रक, अच्छी बात है। मैडम से सही बना के रखो, नहीं तो मैडम आपके नंबर काट लेगी। ये भी अच्छा संबंध है। तो मैडम का और आपका संबंध कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए। चलो भैया, सही है पूरा मामला, एकदम क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अब देखो इसमें पहली प्रॉपर्टी कौन सी होगी? पहली प्रॉपर्टी है मेरे पास में रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। कौन सी? रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य प्रॉपर्टी। तो स्वतुल्य प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई साहब आप यहां पर देखिए कि ए का बी का बी से, देखो ए का ए से हो गया, बी का बी से हो गया, सी का सी से हो गया और डी का डी से। इनके अलावा और हो सकता है, मिनिमम प्रॉपर्टी ये है। तो आपका जो आर है वो अपना स्वतुल्य बन चुका है। सेकंड प्रॉपर्टी मेरे पास में एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक क्या होती है? जैसे आपका संबंध देखो, क्या देखो क्या कहानी है, ए का संबंध किससे है? ए से। नहीं, ए का संबंध बी से है, या फिर आप कह सकते हो बी का संबंध ए से है। तो यहां पर यह प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई ए का जो मतलब यहां पे ए बराबर किसके हो जाएगा? ए बराबर किसके हो जाएगा? बी के। ए बराबर बी, यही तो प्रॉपर्टी होती है आपकी, कौन सी? एंटीसिमेट्रिक, प्रतिसम्मित प्रॉपर्टी आपकी यही है। तो अब आप एक बार देखिए कि क्या कहानी ऐसी है, एक बार चेक करता हूं मैं। देखो ए का संबंध बी से है क्या भाई साहब? ए का संबंध, ठीक है। उसके बाद अपना बी का संबंध ए से है क्या भाई साहब? बी का संबंध ए से तो है ही नहीं। आप एक बार चेक करो, बी का संबंध जो है वो ए से है नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखो, बी का संबंध ए से नहीं है, तो ए का संबंध बी से या फिर बी का संबंध ए से होगा तो वो ए बराबर बी के नहीं होगा। तो ये कहानी अपनी नहीं हो सकती, जबकि बुक में दे रखा है कि ये होगा। अब आप मेरे को बताओ कैसे होगा? ए का संबंध बी से है, बी का संबंध ए से होगा, ये बराबर किससे होगा? ए बराबर बी के। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप मुझे बताओ एक बार। बी का संबंध ए से नहीं है ना। उसके बाद तीसरा संबंध मेरे पास में है संक्रामक। संक्रामक प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी होती है आपको पता है? अब सबको पता है कि भाई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है भैया, हमारी हमारी जो संक्रामक प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है? देखिए एक बार, संक्रामक प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए का संबंध किससे हो गया? बी से। एंड अपना बी का संबंध किससे हो गया? यहाँ पे आर भी लिख देना, वो लिख देना अपने फॉर्मेलिटी से। बी का संबंध सी से, तो यहाँ पे ए का संबंध किससे होना चाहिए? सी से। क्या ऐसा है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। ए का संबंध बी से है क्या? ए का संबंध बी से है। बी का सी से है क्या? बी का भाई साहब सी से नहीं है। बी का सी से नहीं है, तो ए का सी से, ए का सी से तो है, लेकिन बी का किससे नहीं है भैया? बी का सी से नहीं है। बी का संबंध अपने सी से नहीं है, तो भाई साहब ये मामला नहीं बनेगा। तो आर आपका जो होगा ये कैसा नहीं होगा? आर आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं होगा। बात क्लियर? हाँ भाई रोहित, बिल्कुल क्लियर। नहीं हो सकता एंटीसिमेट्रिक, बिल्कुल भाई। मैं क्यों, मैं साफ साफ बोल दो ना, देख देख सकते हो आप आराम से, मैं थोड़ी बोल रहा हूं। अगर तीनों में से एक भी प्रॉपर्टी नहीं हुई तो आपका आर क्या नहीं होगा? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं दिखाएगा। ये बस आपको नॉर्मली डेमो दिया मैंने, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी आ सकता। एग्जाम में आएगा तो आराम से करके आना प्रॉपर वे में। रिलेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, और मैं एक बात दावे के साथ में ठोक के कह सकता हूं कि भाई साहब अगर 24 नंबर की हमारी पहली यूनिट है, कितने की? 24 नंबर की। 120 नंबर का पेपर है ना अपना, 120 नंबर का। तो उसमें से 24 नंबर की हमारी पहली यूनिट है। ये मान के चलो कि पहली जो यूनिट है ना उसमें से आपने लगभग, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि लगभग आपने 6 नंबर का जो मैटर है वो आपने तैयार कर लिया, लगभग 6 नंबर का। क्योंकि 24 में से मान के चलो कि 6 नंबर का जो मैटर है ना, अब इसमें देखो जो मैंने आपको संबंध में पढ़ाया, तो संबंध के अंतर्गत जो आपकी थ्योरम थी ना,
थ्योरम आपकी मान लो 4 नंबर की। उसके बाद में थ्योरम के अलावा 2 नंबर में कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। 2 नंबर में आपकी कोई डेफिनेशन आ सकती है, कोई भी परिभाषा आपसे पूछ सकता है। तो ये मान के चलो कि 6 नंबर का मैटर तो आपका तैयार हो चुका है 24 में से। है तो मैं मिनिमम बता रहा हूं, 12 नंबर का मैटर भी हो सकता है, 12 नंबर का भी तैयार हो सकता है तो मैं बता रहा हूं मिनिमम। हेमंत कह रहे हैं गुरु जी ए का सी से और सी का डी से, तो यहां पे ए का डी से सर ये ट्रांजिटिव होगा, आप एक बार चेक कीजिए विनीता। हाँ भाई, अरे आप देख लेना यार आराम से, आपके सामने डायग्राम है, आपके सामने सारी प्रॉपर्टी है, सब कुछ मैं सिखा चुका हूं आपको, तो लगाइए ना, अगर वो लग जाए तो लगा दो उसको यार, ठीक है। अब यहाँ पे हेमंत ने कमेंट किया बिल्कुल सही है यहाँ पर, तो सर ए का बी से, बी का डी से नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगर वो है ए का बी से, बी का डी से, तो बिल्कुल ठीक है, वो आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा, वो आपका संक्रामक बन जाएगा भैया। फिर भी आपका एंटी सिमेट्रिक नहीं बनेगा, आपके सामने छोड़ दिया मैंने उसको, ठीक है। पढ़ लिया मैंने भाई साहब, पढ़ लिया। हाँ भाई कपिल, वही तो बात है ना कि यहां पे बुक वाले ने आपको एंटी सिमेट्रिक भी दे रखा है, प्रतिसम्मित भी दे रखा है आपको, लेकिन प्रतिसम्मित होगा कैसे, आप खुद एक बार चेक कर लेना। प्रतिसम्मित की प्रॉपर्टी जानते हो ना आप, एंटी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी हम जानते हैं, हमने खूब पढ़ा है एंटी सिमेट्रिक क्या होता है। तो प्रतिसम्मित की डेफिनेशन को लगा के चेक करना एक बार आप, कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्या वो संभव है क्या वो नहीं है, बिल्कुल आप चेक करो एक बार। ठीक है, और डायरेक्टेड ग्राफ जो दिष्ट ग्राफ है ना, इनके सवाल आपकी उसमें नहीं है, मैं बताऊं आपको सही बात, अपने सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में है ही नहीं। लेकिन ये दिष्ट ग्राफ के एक आध क्वेश्चन है जो कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को, और अपना एक सवाल और था ना कंपोजिट फंक्शन वगैरह का जो सवाल था, उसको शो करता है, इसीलिए मैंने करवा दिया आपको, लेकिन ये अपने उसमें नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, अब नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे अपन। कैलकुलस का ये टॉपिक था प्रपोजिशन कैलकुलस, प्रपोजिशनल कैलकुलस, साध्य कलन, वो कल मैं स्टार्ट करूंगा आप। हाँ भाई, चेक प्लीज, चेक प्लीज, हेमंत भाई साहब कमेंट कर, हेमंत ने कमेंट पे कमेंट की लड़ी लगा रखी है, चेक प्लीज चेक प्लीज चेक प्लीज। भाई साहब हेमंत सही है तो कर लेना उसको यार। माया कह रही है सर प्राइवेट एग्जाम, प्राइवेट एडमिशन में मिड टर्म देना जरूरी है क्या भैया? देखो मिड टर्म की अगर रोल है इस बार, आपने देखा कि भाई उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मिड टर्म है,